नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। राजवाड़ा से रेसिडेंसी के लेखक अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, आपने पहले ही लाइन में लिखा है कि पहले दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमने सामने लकीरें खींची होती थी, लेकिन अब तलवारें खींच गई, तो इसको जरा समझाइए। देखिए सुनील जी, जैसे जैसे विधानसभा के उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज होती जा रही है। और चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार का फैसला मतलब या तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, या फिर कांग्रेस को मौका मिले, इसका फैसला तो ग्वालियर चंबल संभाग से होना है, क्योंकि 16 सीटें हैं। और ये भी एक संयोग ही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्चस्व भी ग्वालियर चंबल संभाग में है। पिछली बार ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया के बलबूते पे ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाई थी। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग से जो है अच्छा बहुमत मिला था और इसी कारण कांग्रेस सरकार बना पाई थी। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में दो समर्थक जो बहुत ग्वालियर चंबल संभाग के राजनीतिक समीकरणों को ये दोनों नेता बहुत प्रभावित करते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि दिग्विजय सिंह भी पूरी ताकत ग्वालियर चंबल संभाग में लगा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, और दिग्विजय सिंह को भी इस बात का एहसास है कि जो दिग्विजय सिंह के प्रभाव का क्षेत्र है, मतलब गुना के आसपास का क्षेत्र और राजगढ़ विशेषकर जो उनका पुराना संसदीय क्षेत्र है, जो बाद में लक्ष्मण सिंह का संसदीय क्षेत्र, वहां भी सिंधिया को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि राघवगढ़ में अभी तक जो है चूंकि दिग्विजय भी कांग्रेसी, सिंधिया भी कांग्रेसी, तो राघवगढ़ का किला दिग्विजय सिंह के लिए हमेशा बहुत आसान रहता था। राघवगढ़ चांचोड़ा, गुना जिले की राजनीति भी असल में दो भागों में विभक्त हो गई, गुना अशोकनगर की भी, कि एक हिस्से में दिग्विजय सिंह का दबदबा है तो दूसरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इसी तरह राजगढ़ संसदीय क्षेत्र और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र, उसको लेकर भी बड़ा वो है। तो मतलब दिग्विजय सिंह की कोशिश है कि सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग में ही रोका जाए। सिंधिया की कोशिश रहेगी कि मैं ग्वालियर चंबल संभाग तो फतेह करूं ही करूं, और लेकिन बाद में जो राघवगढ़ चाचोड़ा और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां भी जो है भाजपा को जो अभी तक परेशानी आती थी उससे भाजपा को उबार सके। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 5 महामंत्रियों की संगठन में नियुक्ति कर दी है, और इसको राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक प्रभाव के तौर पर किस रूप में देखते हैं? देखिए, संगठन में जो 5 नियुक्तियां हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि चलिए तो वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है और सुहास भगत जो प्रांत के संगठन महामंत्री, इन्हीं की चलिए। मैंने ये संकेत पहले भी दिया था कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में जो मनोनयन होना है उसमें तो वीडी शर्मा और सुहास भगत की ही चलेगी। और नरेंद्र सिंह तोमर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती हो, प्रहलाद पटेल हो, इन सब नेताओं ने, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, इन सब नेताओं ने जो नाम अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाए थे, उसमें से वीडी और सुहास भगत की जोड़ी ने तवज्जो उन्हीं को दी है जो उनके लिए मुफीद है। मतलब आप अंदाज लगा लीजिए कि हरिशंकर घाटी, जिनके बारे में कोई संभावना नहीं थी, वो प्रदेश महामंत्री बन गए। कविता पाटीदार, कई नाम थे महिलाओं में, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन कविता पाटीदार महामंत्री बन गई। उसके अलावा शरदेंदु तिवारी, जिन्होंने अजय सिंह को हराया था, उनको मौका मिल गया। और रणवीर सिंह रावत, जो भी, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर चंबल संभाग में कई सिपा सलार थे, लेकिन मौका मिला रणवीर सिंह रावत को। भगवान दास सबनानी, उनका नाम प्रहलाद पटेल ने आगे बढ़ाया, उमा भारती भी उनकी पैरोकार थे। तो मेरा ये कहना है कि इन सबके नाम अलग अलग नेताओं ने आगे बढ़ाए थे, लेकिन वीडी शर्मा और सुहास भगत ने तवज्जो उन्हीं को दी जो उनके लिए मुफीद थे। दूसरा, पार्टी ने एक संकेत और दे दिया है कि भाई हमारी लाइन बहुत स्पष्ट है। अब 50 जो पार कर चुके नेता हैं वो हमारी प्राथमिकता पे कम है। तो आने वाले समय, इस बार की जो मनोनयन हुआ उसमें तो आपको सारा परिदृश्य स्पष्ट नजर आ ही रहा। आने वाले समय में जो मनोनयन होना है उसमें भी 50+ के नेताओं को, गिने चुने नेताओं को ही प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान मिलना है या पदाधिकारी मनोनीत किए जाना है। बाकी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की जो लाइन है उसको फॉलो करते हुए वीडी शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी में जो सेकंड लाइन तैयार करना है, जो नया नेतृत्व तैयार करना है, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार है और हमारे पास सेकंड लाइन के नेताओं की कमी नहीं है। ये बात तो वीडी शर्मा की ताजपोशी से तय हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अब युवा नेताओं को तरजीह देगा। इंदौर में गौरव रणदेवे के शहर अध्यक्ष बनने के बाद से भी इस बात की पुष्टि हुई थी, इस बात को बंद किया था। और जिस तरह से महामंत्रियों की नियुक्ति हुई है उससे भी ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संगठन में ही नहीं, आने वाले चुनाव में या जहां जहां पर निगम मंडल अध्यक्षों में नियुक्ति की जानी है वहां पर भी युवा नेताओं को प्राथमिकता देगी। अब भाजपा की जो राजनीति है सुनील जी, वो 50+ के इर्द गिर्द चलना है। 50 के इर्द गिर्द चलना है कि 50 वाले जो नेता हैं
वो क्योंकि पार्टी को एक सेकंड लाइन तो ग्रूम करना है ना। अब आप देखिए जितने पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं ये सब 60 पार कर चुके हैं, चाहे गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, तो आखिर नया नेतृत्व कैसे तैयार होगा? तो नया नेतृत्व तैयार करने की दिशा में ये बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप ने किया है। पिछले एपिसोड में हमने कांग्रेस की चिट्ठी कांड के बारे में बात की थी। अरुण यादव की उस पत्र पे सिग्नेचर थी, विवेक तनखा जी की सिग्नेचर थी, लेकिन आपने जो लिखा है इसके मुताबिक विवेक तनखा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है। देखिए विवेक तनखा, मैंने आपसे पिछली बार भी डिस्कशन में कहा था कि विवेक तनखा पॉलिटिशियन कम है, एक बहुत नामी गिरामी वकील है, एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। और उन्होंने उस पत्र पे दस्तखत कैसे कर दिए यही सबके लिए बड़ा चौंकाने वाला विषय था। लेकिन क्योंकि उसमें कपिल सिब्बल लीड कर रहे थे और कपिल सिब्बल और तनखा दोनों एक ही बिरादरी के हैं, दोनों एक जाने माने एडवोकेट हैं, और चूंकि विवेक तनखा बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, तो ये ऐसा लग रहा था कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के आग्रह को वो अनदेखा नहीं कर पाए। लेकिन उनके जो ताल्लुकात सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से हैं विवेक तनखा के, उसके मद्देनजर सबको लग रहा था कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुई हो, और ऐसा न हो कि चिट्ठी पर दस्तखत करना तनखा साहब के पॉलिटिकल कैरियर पर असर डाले। लेकिन जो बाद की सूचनाएं हैं कि इस चिट्ठी कांड के बाद जिन 2-4 नेताओं की सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से बात हुई है, उनमें विवेक तनखा भी शामिल है। तो मतलब अभी तो आपने देखा कि इस चिट्ठी पे दस्तखत करने वालों की स्थिति क्या है कि राज बब्बर को जो है वहां वो ही नहीं मिल पाया। जतिन प्रसाद और राज बब्बर को उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की किसी भी कमेटी में जगह नहीं मिल पाई। लेकिन एक अच्छा संकेत है, एक अच्छे लीडर माने जा रहे हैं विवेक तनखा, जिनके लिए भविष्य में अच्छी संभावना है। यदि उन्हें तवज्जो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप चिट्ठी पर दस्तखत करने के बावजूद भी दे रही, मतलब कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियल उनमें है, एक अच्छा नेता उन्हें माना जा रहा है, भविष्य की अच्छी संभावना माना जा रहा है, इसीलिए उन्हें ये वेटेज मिला है। और मध्य प्रदेश के लिए तो ये अच्छी बात है ही है। कल ही आपने खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ कमेटियों का गठन किया है। उसमें राज बब्बर का नाम नहीं होना निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी इस बात की शुरुआत है कि युवा और नए नेताओं को मौका दे रही है कांग्रेस। लेकिन जतिन प्रसाद का नाम नहीं होना भी बड़ा चौंकाने वाला है। जतिन प्रसाद भी पार्टी के बहुत मतलब अपकमिंग लीडर माने जाते हैं, और जो ब्राह्मण समीकरण है वोटों का, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद का भी बड़ा दबदबा रहा है कांग्रेस की राजनीति में, और जतिन प्रसाद भी उसी लाइन को फॉलो कर रहे थे। लेकिन चिट्ठी पर दस्तखत करना उनके लिए भारी साबित हो गया। क्या लगता है जतिन प्रसाद क्या राजेश पायलट की राह पे जाएंगे, ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी उत्तर प्रदेश में हालात राजस्थान जैसे नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश में हालात अभी ऐसे है नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस रास्ते को फॉलो करेंगे। सुमित्रा महाजन जी की बात करें, इंदौर की लगातार कई बार सांसद रही, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही, इस बार चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनका वजूद इस बात को लेकर कायम है कि उन्होंने अश्विन खरे को मराठी अकादमी का निर्देशक बनवा दिया। तो कहीं ना कहीं दम बाकी है। नहीं, मतलब इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा कि अश्विन खरे अभी बने नहीं, बनने के कगार पे हैं। बनने के कगार पे सुमित्रा जी पूरी कोशिश कर रही हैं। अश्विन खरे पिछली जब शिवराज जी की सरकार थी तब भी मराठी अकादमी के निदेशक थे और पत्रकार बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इस बार जो है मराठी अकादमी के निदेशक पद को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है, और सुमित्रा जी जो है काफी कोशिश के बावजूद अभी तक अश्विन खरे के नाम पे सरकार को सहमत नहीं कर पाई है। दूसरा है कि अब संस्कृति विभाग इंदौर की ही उषा ठाकुर के पास है, तो बहुत कुछ इस पे भी डिपेंड करेगा कि सुमित्रा महाजन और उषा ठाकुर के रिलेशन कैसे हैं, पॉलिटिकल रिलेशन, क्योंकि विभागीय मंत्री तो उषा ठाकुर है और अंतिम निर्णय उन्हीं के दस्तखत से होना है। तो ऐसी स्थिति में कितना वेटेज मिलता है, इसी सुमित्रा जी को भी इसका एहसास है। इसीलिए पिछले दिनों जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सौजन्य ने भेंट के लिए उनके निवास पे गए थे तो उन्होंने विषय उनके सामने रखा था, और उन्होंने इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सहयोग मांगा है कि मैं अश्विन खरे को वापस मराठी अकादमी में लाना चाहती हूँ, इसमें आप मेरी मदद करिए। तो ये बड़ा अभी पेच उलझा हुआ है, लेकिन अश्विन खरे के पक्ष में संभावना बहुत बलवती है। रवि जोशी के बारे में ऐसा माना जा रहा था कि वे बगावत की ओर चलने की उनकी लग रही थी, ऐसी बातें निकल कर आई थी, और मालवा निमाड़ से कुछ विधायक कांग्रेस छोड़कर या इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी संभावना रवि जोशी के बारे में बताई जा रही थी। लेकिन यादव के पार्टी में स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है, और इसके बाद रवि जोशी का दबदबा भी मालवा निमाड़ में अच्छा है, क्या कहते हैं?
देखिए, निमाड़ की राजनीति में अरुण यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब अरुण यादव पावरफुल होते हैं तो निमाड़ के सारे नेता उनके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। उसमें फिर विजय लक्ष्मी साधो भी हैं, बाला बच्चन भी है, रवि जोशी भी हैं, झूमा सोलंकी भी हैं, गिरधारी घासीलाल रावत हैं, चंद्रभागा किराड़े हैं और सचिन बिरला। ये सब लोग एकजुट हो जाते हैं। और क्योंकि अरुण यादव, इनमें से कोई भी अरुण यादव के गुट से ताल्लुक नहीं रखता। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले दिनों जब नेपानगर की विधायक सुमित्रा कासदेकर और मानदाता के विधायक नारायण पटेल भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, तब रवि जोशी और उनके साथ मालवा निमाड़ के कुछ और विधायकों के भी, निमाड़ के कुछ विधायकों के भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चा बड़ी जोरों पे थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रवि जोशी से अप्रोच भी किया था। लेकिन अब जो समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से अरुण यादव गर्दिश में है, कमलनाथ अरुण यादव को कोई वेटेज नहीं दे रहे हैं, पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने भी अरुण यादव कमजोर हुए हैं। और दूसरा है कि रवि जोशी, जिनमें बहुत संभावनाएं पार्टी के नेतृत्व मानता है, उसने भी जब ये चर्चाएं सुगबुगाहट शुरू हुई तो खुद कमलनाथ ने और पार्टी के दिल्ली के अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने रवि जोशी से बात की। और मुझे लगता है कि पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप और कमलनाथ से बात करने के बाद रवि जोशी इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि कहीं ना कहीं जो एंटी अरुण यादव लोग हैं, उनके साथ उनके हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। और फिर अब तो अरुण यादव खुद ही संकट की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में रवि जोशी के लिए संभावना है निमाड़ में एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में, और खासकर निमाड़ का वो इस इलाका जो नर्मदा पट्टी के नाम से जाना जाता है, उसमें एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित होने की अपार संभावना है। विवेक जोहरी मध्य प्रदेश के डीजी है, डीजीपी है इस समय, और विवेक जोहरी को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि 30 तारीख को वे रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनके फ्यूचर को लेकर क्या है? और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अरविंद तिवारी जी ने आज जो इस कॉलम में रिलीज किया है, वो सारे समाचार पत्रों में आज इसको उठाया भी है प्रमुखता से, विवेक जोहरी वाले मसले। देखिए, विवेक जोहरी बहुत ही आउटस्टैंडिंग अधिकारी है मध्य प्रदेश के, और हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने बीएसएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्स को लीड किया है। मध्य प्रदेश का डीजी बनने के पहले वो बीएसएफ के डीजी थे, और जब उन्हें वीके सिंह के स्थान पर मध्य प्रदेश लाया गया, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री, ऐसा डेयरिंग बहुत कम पॉलिटिशियन कर पाते हैं, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें आश्वस्त किया था कि आप 2 साल मध्य प्रदेश के डीजी रहेंगे। सामान्यतः क्या रहता है कि किसी अधिकारी को जो बहुत अच्छे पद पे हो उसको राज्य में लाया जाता है, और जब राज्य के नेताओं के साथ उसके समीकरण नहीं जमते हैं तो उसके बाद फिर उस अधिकारी को जो है जब अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब उसे लगता है कि अरे यार, मैं सेंट्रल से इतना अच्छा पद छोड़ के अपने राज्य में आया। अपने राज्य का डीजी बनना हर अधिकारी का एक ड्रीम रहता है। मतलब मैंने कई अधिकारी ऐसे देखे हैं जो सेंट्रल में बड़ी बड़ी पद छोड़ के मध्य प्रदेश आए, क्योंकि उनका एक वो रहता है, ड्रीम रहता है कि अपने राज्य का डीजी हम बने। तो जब विवेक जोहरी को लाया गया तो उस समय मध्य प्रदेश में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद कमलनाथ ने उनकी सत्ता के जाने के 2 दिन पहले एक ऑर्डर किया कि विवेक जोहरी 2 साल मध्य प्रदेश के डीजी रहेंगे, 2 साल के लिए। ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन अब इसमें एक जो दूसरा पेच है वो है कि विवेक जोहरी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और विवेक जोहरी जो है उनके साथ जो मध्य प्रदेश सरकार का कमिटमेंट है वो क्या उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगा, इसको लेकर बड़ा चिंतन मनन चल रहा है। अब इसमें भी आगे की जो बात है वो ये कि यदि विवेक जोहरी ही मध्य प्रदेश के, क्योंकि विवेक जोहरी के कामकाज से मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार भी संतुष्ट है, अब यदि विवेक जोहरी मध्य प्रदेश के डीजीपी के रूप में आने वाले समय में भी कंटिन्यू करते हैं, तो आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी, जिसमें संजय चौधरी, संजय राणा और भी कई दिग्गज पुलिस अधिकारी शामिल हैं, वो स्पेशल डीजी पद से ही रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उन सब का रिटायरमेंट अगले इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में या अगले साल के मध्य तक है। तो इसलिए उन लोगों के सामने बड़ी, अगर विवेक जोहरी 2 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो विवेक जोहरी के लिए भी लंबा समय रहेगा। करीब अभी वो उन्हें मध्य प्रदेश का डीजी बने जो है वो मार्च में मध्य प्रदेश के डीजी बने थे, तो उनके लिए अभी काफी समय है। तो कई अधिकारी जो हैं वो स्पेशल डीजी पद से रिटायर हो जाए। इसलिए विवेक जोहरी के मामले में सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजर है। मुख्य सचिव को लेकर भी आपने लिखा है कि क्या वीरा राणा मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव हो सकती है, क्योंकि पहले भी वे एक सशक्त पद को सुशोभित कर चुकी है। देखिए, वीरा राणा का बैच जो है उसका मुख्य सचिव बनने का अवसर 3-4 साल बाद आएगा। लेकिन जब राकेश साहनी चीफ सेक्रेटरी थे और इकबाल सिंह बैस मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे, तो वीरा राणा बड़ी अहम भूमिका में थी। जीएडी में जो है आईएएस अफसरों के तबादले
जो अफसर डील करता है उसे मोस्ट पावरफुल माना जाता है। जिस तरह से दिल्ली में कार्मिक मंत्रालय में एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह मध्य प्रदेश में जो कार्मिक विभाग का सचिव रहता है उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो जीएडी में ये सेक्शन देखता है। वीरा राणा इस सेक्शन को पहले बखूबी देख चुकी हैं। लोगों में चर्चा इस बात की कि आखिर वीरा राणा अभी तक वल्लभ भवन में महत्वपूर्ण पदस्थापना पर क्यों नहीं आ पाई। इस बात की बड़ी चर्चा है कि राकेश साहनी चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए, कई अहम पदों पर रहे, एनवीडीए के वाइस चेयरमैन रहे, फिर पावर रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन बन गए थे, और अब जो है इकबाल सिंह बेस जो उस जमाने में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे, मुख्य सचिव हैं। तो ऐसी स्थिति में सबको इंतजार है कि वीरा राणा कब महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकती है। आने वाले 3-4 साल बाद जब भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर कोई उठापटक होगी तो वीरा राणा निश्चित तौर पे कंसिडरेशन जोन में रहेंगी। बहुत अच्छी अधिकारी हैं और उन्होंने खूब काम किया है सामान्य प्रशासन विभाग में, तो उनके लिए संभावनाएं आने वाले समय में बहुत अच्छी है। आपने लिखा है कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी पहले जो है 7 से 9 साल में आईपीएस हो जाते थे, तो अब लंबा समय लग रहा है, 20 से 25 वर्ष भी लग रहे हैं। देखिए, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, और इंदौर में एसपी रहे देवेंद्र सिंह सेंगर, बीबीएस ठाकुर, सब इसके उदाहरण है। सब एडिशनल डीजी तक बने ये लोग, और ये 6-7 साल की अपनी नौकरी में आईपीएस हो गए थे। और लेकिन अभी मध्य प्रदेश में स्टेट कैडर के मामले में, मतलब राज्य पुलिस सेवा की पदोन्नति के मामले में बहुत कैडर मिसमैनेजमेंट है। मतलब अधिकारी परेशान हैं, और इतने इसके 2-3 कारण है। एक तो बहुत जो 95 में 98 में बैचेस आए, उसके बाद 2015, 16, 17 में बैचेस आए, बहुत बड़े बड़े बैचेस है, 50-50, 60-60 अधिकारियों के बैचेस थे। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 95 बैच के अमित सांघी 4 साल पहले पदोन्नत हो चुके हैं, और इसी बैच के अरविंद तिवारी अभी पदोन्नत हो रहे हैं, और इसी बैच के संतोष कोरी अगले साल पदोन्नत होंगे। तो बड़ा कैडर मिसमैनेजमेंट, अधिकारी परेशान हो रहे हैं। 25-25 साल में, तो अरविंद तिवारी और का जो बैच है वो 25 साल में आईपीएस होने जा रहा है। तो पहले 7 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल में अधिकतम आईपीएस हो जाते थे, लेकिन अब काफी समय लग रहा है। तो अधिकारियों में बड़ी चर्चा है कि आखिर इसका कब, इस कैडर मिसमैनेजमेंट को कब व्यवस्थित किया जाएगा, कब हमारा कैडर का मैनेजमेंट व्यवस्थित हो पाएगा। और ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मिले थे जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौर में, शिवराज सिंह चौहान के सामने भी अपनी बात रख चुके हैं कि हमारे साथ आप न्याय कीजिए। इसके लिए इन्होंने 2 सुझाव भी दिए। इन्होंने कहा कि अभी स्टेट पुलिस सर्विस से आईपीएस में पदोन्नति का कोटा 33% का है, उसको आप 50% कर दीजिए। दूसरा विकल्प इन्होंने ये भी दिया है इस कैडर के अधिकारियों ने कि मध्य प्रदेश में भी डायरेक्ट आईएएस अधिकारियों के 50 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इन पदों को स्टेट सर्विसेज के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए तो कम से कम हमारे 50 अधिकारी तो पदोन्नति पाने के हकदार हो जाएंगे। सुनील जी, यही हालत रहे ना तो आने वाले समय में कई पुलिस अधिकारी जो है वो एडिशनल एसपी पद से ही रिटायर हो जाएंगे, आईपीएस हो ही नहीं पाएंगे वो। निश्चित तौर पर हम देखते हैं आपका संपर्क भी काफी है प्रशासनिक क्षेत्र में, तो पुलिस के क्षेत्र में कई अधिकारी जो लंबे समय से, हम उनको सीएसपी से एडिशनल एसपी तक पहुंचने में लंबा समय लगा, और उसके बाद एडिशनल एसपी से आईपीएस होने में भी उनको काफी लंबा समय लग रहा है। बहरहाल ध्रुपद संगीत को लेकर भी आपने लिखा है कि डागर बंधु और गुंदेचा बंधु ने इसको एक अलग पहचान दी है, लेकिन गुंदेचा बंधु में से एक ने कोई एक ऐसा वाक्य हो गया, उसको लेकर भी आपने लिखा है। देखिए, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत पीड़ादायी स्थिति है। सालों पहले मैंने देखा कि भोपाल में डागर सप्तक, मतलब डागर बंधुओं का, 7 डागर बंधुओं का एक डागर सप्तक था, और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ध्रुपद संगीत अकादमी को बहुत अच्छे से संचालित किया। विश्व के कोने कोने से शिष्य जो है डागर बंधुओं से संगीत की शिक्षा लेने आते थे। उसके बाद ध्रुपद संस्थान गुंदेचा बंधुओं उमाकांत और रमाकांत ने बनाया, और वहां भी विश्व के देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। रमाकांत गुंदेचा तो अब रहे नहीं, उमाकांत गुंदेचा है, उनके छोटे भाई अखिलेश जो पखावज बजाते हैं, और उनके परिवार के अन्य सदस्य जो है इस गुरुकुल को संचालित कर रहे हैं। गुरुकुल की बड़ी स्वस्थ परंपरा भारत में रही है, गुरु शिष्य परंपरा का एक आदर्श उदाहरण गुरुकुल माने जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ विदेशी शिष्याओं ने जिस तरीके से अखिलेश गुंदेचा और उमाकांत गुंदेचा पे उंगली उठाई, वो हम सब के लिए बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि एक स्वस्थ संगीत परंपरा में जिस तरह की बातें अब सामने आ रही है, और जिस तरह से उमाकांत गुंदेचा को कहना पड़ा कि हमने अखिलेश गुंदेचा को अभी इंस्टीट्यूट, हमारा जो गुरुकुल है उसके सब कामों से मुक्त कर दिया, और हमने 4 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। तो मतलब कहीं ना कहीं आग तो है, तभी धुआं उठ रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे पीड़ित पक्ष अपनी बात निर्भीकता से रख रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि जो भरोसा गुंदेचा बंधुओं पर किया गया था
उस भरोसे को उन्होंने तोड़ा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंदौर के संगीत महाविद्यालय को लेकर भी बड़ी इन दिनों इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा कलंकित होने का जो मामला है वो बड़ा चर्चाओं में है। और पिछले दिनों ही जो है कुछ छात्राओं ने जाकर संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य का घेराव भी किया था उनके, और एक माफीनामा जिस गुरु पे आरोप था उसकी ओर से एक माफीनामा आया है। उसके बाद कुछ इंदौर में जो इस तरह का मामला चल रहा था उसका पटाक्षेप हुआ। डीआईजी के 6 पद इस समय खाली पड़े हुए हैं और आपने लिखा है कि पुलिस मुख्यालय में कुछ डीआईजी ऐसे जिनके पास कोई काम नहीं है। बिल्कुल मैंने सही कहा, फिर वापस आपसे कहूंगा कि कैडर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। अब रतलाम के डीआईजी का कार्यभार जो है वो उज्जैन के डीआईजी मनीष कपूरिया के पास है। होशंगाबाद के डीआईजी का प्रभार भोपाल के डीआईजी के पास है। इस तरह से बहुत से प्रभार जो हैं वो अलग अलग उसमें बटे हुए हैं। और 6 ग्वालियर के डीआईजी का पद रिक्त है, जबलपुर के डीआईजी का पद रिक्त है, बालाघाट के डीआईजी का पद रिक्त है। और जबकि पुलिस मुख्यालय में 8 डीआईजी ऐसे जिनके पास कोई काम नहीं है। तो आखिर ये कहीं ना कहीं मतलब समझा तो जाना चाहिए कि एक तरफ अधिकारियों के पास काम नहीं और दूसरी तरफ आप अधिकारियों को एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं। तो ये भी सुनील जी जो है ना कैडर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, उसी का एक उदाहरण। हम बात कर रहे थे कि पहले 6-7-9 साल में आईपीएस हो जाते थे स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारी। 10 सितंबर को डीपीसी हो रही है आईएएस आईपीएस को लेकर, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए उसमें भी बड़ी वो है, पहले दिन में जैसा मैंने आपको बताया कि 7 साल 9 साल 10 साल में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में चले जाते थे। अब उल्टा हो रहा है, राज्य पुलिस सेवा को तो मैंने आपको बताया कि 25 साल लग रहे हैं। इस साल जो बेच कंसिडर हो रही है वो 25 साल पूरे कर रही है अपनी नौकरी के। लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा में अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार जो डीपीसी हो रही है उसमें 98 बेच तक के अधिकारी नीरज वशिष्ठ पवन जैन तक कंसिडर हो रहे हैं उसमें। तो एक अच्छा संकेत है कि कम से कम वहां पुलिस में 95 बेच का चल रहा है तो यहाँ 98 बेच तक के अधिकारी पदोन्नति के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। समय पे पदोन्नति मिल जाए तो आदमी में काम करने का एक जज्बा भी बना रहता है। अगर आदमी जिस समय उसको पदोन्नति मिलना चाहिए तब यदि अगर उसे पदोन्नति नहीं मिलती है तो उसको एक मतलब उसके लिए वो सेटबैक रहता है। परिवहन विभाग की हमने 2-3 एपिसोड पहले जब बात की थी तब आपने सत्यप्रकाश शर्मा एक चर्चित नाम था वहां का जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवहन विभाग घूमता था और बड़े अधिकारी भी उसके इर्द गिर्द घूमते थे। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत ने उसकी कोई काट ढूंढ ली है। देखिए सत्यप्रकाश शर्मा का तो पुलिस परिवहन महकमे में एक तरफा कब्जा है और सारा परिवहन महकमे की सारी गतिविधियां उनके इर्द गिर्द चलती हैं। लेकिन गोविंद राजपूत लंबे समय से पहले कांग्रेस के समय में परिवहन विभाग के मंत्री थे, अभी भी हैं वो। तो उन्होंने जो अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के जो निजी सहायक रिटायर हुए नीलकंठ खर्चे, उनको अपने दफ्तर में उन्होंने अपने से जोड़ लिया, नियुक्ति दे दी है। हर मंत्री को अधिकार रहता है कुछ संविदा नियुक्तियों का कि जब तक वो पद पे है अपने स्टाफ में अपनी पसंद के मुताबिक लोगों को रख सकता है। तो नीलकंठ खर्चे का गोविंद राजपूत के कार्यालय से जुड़ना सीधा ये माना जा रहा है कि परिवहन विभाग की आंतरिक गतिविधियां क्रियाकलाप वो परिवहन मंत्री को पूरे मालूम पड़ते रहे, इसके लिए नीलकंठ खर्चे को उन्होंने अपने दफ्तर से जोड़ा है। मीडिया की बातों के बिना ये कार्यक्रम हमेशा अधूरा रहता है, तो क्या मीडिया की जानकारी आपके पास इस समय अंदर की जानकारी? देखिए वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, वो जो है अब अपना एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, जोश होश के नाम से उनका प्लेटफॉर्म है। और उनका जो मेरी चर्चा हुई दीपक तिवारी जी से, ये बहुत ही यूनिक प्रयोग वो कर रहे हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिससे उन्हें उम्मीद है कि अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। नवाचार है एक तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में, और उसके लिए वो एक अच्छी टीम जुटाकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। पहले भी मैंने संकेत दिया था कि दैनिक भास्कर इंदौर के संपादक जो हैं मुकेश माथुर, वो राजस्थान में अहम भूमिका में आ सकते हैं। तो वो दौर लगभग आ गया है। जैसे ही लक्ष्मी पंत जयपुर से भोपाल आकर कार्यभार संभालेंगे, मुकेश माथुर जो है वो वहां जयपुर में अहम भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच मुकेश माथुर एक जोरदार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की जो मार अखबारों पर पड़ी और जो पूरा अखबारों का आर्थिक तंत्र छिन्न भिन्न हो गया और जिसका असर पत्रकार साथियों की नौकरियों पर भी पड़ रहा है, तो एक 120 पेज का एक स्पेशल सप्लीमेंट दैनिक भास्कर ने प्लान किया है, जिसकी थीम है आत्मनिर्भर इंदौर। और मुझे लगता है कि ये सप्लीमेंट जो है स्टोरी संपादकीय पार्ट पे तो बहुत मजबूत रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो जो है अखबार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के, संस्थान के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का भी एक बड़ा माध्यम बनेगा। एक खबर यह भी है कि वरिष्ठ पत्रकार और धुरंधर रिपोर्टर धर्मेंद्र तेगवार जो है वो प्रजातंत्र अखबार
के भोपाल के संपादक हो गए। मतलब प्रजातंत्र ने भोपाल से अपना एडिशन भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों प्रजातंत्र ने उज्जैन से अपना एडिशन शुरू किया था, अब भोपाल से एडिशन शुरू कर दिया। नई दुनिया के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे अनिल त्रिवेदी, उन्होंने कुछ महीने पहले नई दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी कोई अपना नया वेंचर लेके आ रहे हैं, तो हमारी अनिल जी के प्रति शुभकामनाएं। एक खबर ये भी है कि नई दुनिया भोपाल का जो NNR है, नेशनल न्यूज रूम, उसमें करीब 15 साथी जो है कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसमें उनके हेड अरुण चौहान भी शामिल है। तो सब साथी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और उस ऑफिस को मैनेजमेंट ने सील करवा दिया। मीडिया से जुड़ी तमाम खबरें, राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपने यहाँ लोगों पर पहुंचाने की कोशिश की और इन खबरों को अच्छा प्रतिसाद, इस शो को हमेशा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अनिल जी, चलते चलते एक बात मेरे जहन में आ रही है, जिस तरह से कोरोना इंदौर में फैल रहा है, तेजी से पांव पसार रहा है। कल के इंसिडेंट की हम बात करें तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं 56 दुकान के, या आज की बात करें तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सामेर के या देपालपुर के, जहां पर कलश यात्राएं निकल रही है, क्या कहते हैं, किशोर जा रहा है हमारा शहर? सुनील जी, मैं तो जवाब दूंगा ही दूंगा, लेकिन इस बात का जवाब लेने के लिए हमें कृष्ण मुरारी मोघे, तुलसी सिलावट, गौरव रणदीवे, विनय बाकलीवाल, इन सब नेताओं को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इंदौर सांसद शंकर लालवानी और शहर के विधायकों से भी पूछना चाहिए कि जब आपने इंदौर को अनलॉक कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ और प्रशासन के अधिकारी धीरे धीरे इंदौर को अनलॉक करना चाह रहे थे, तब आपने शहर का कारोबार चौपट होने की दुहाई देकर तेजी से शहर को अनलॉक कराया था और कहा था कि व्यापारिक संगठनों से हमारी बात हो गई है, वे अपने अपने बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे। तो अब आप इन नेताओं से पूछिए कि क्या ये अपने घर से बाहर भी निकल, कृष्ण मुरारी मोघे तो कह देंगे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। तुलसी सिलावट को सावेर के अलावा कहीं देखने क्या मतलब इंतहा है। आप देखिए कि पूरे देश में 70, 75, 80 हजार कोरोना के पेशेंट रोज निकल रहे हैं। इंदौर में कल 279 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और तुलसी सिलावट और उनके समर्थक सावेर में कलश यात्रा निकला रहे हैं। 1,500, 2,000, 3,000 हजार लोग निकल रहे हैं। कैसे कंट्रोल होगा? मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही। शहर के बाजारों की क्या हालत है? कल संडे था, कल पहला दिन था अनलॉक था, अपन दुकानों पर आप बताइए 5,000 लोग इकट्ठा हो गए। एक दुकानदार ने अपने आए ग्राहक को बोला, एक भी दुकानदार ने अपने आए ग्राहक को क्या ये बोला कि आप जो है मास्क लगाइए, अन्यथा मैं आपको कचौरी नहीं दूंगा या आपको मिठाई नहीं दूंगा। कहाँ है व्यापारिक संगठन? बड़ी बड़ी बातें व्यापारिक संगठन कर रहे थे, लेकिन व्यापारिक संगठनों को भी सोचना चाहिए कि शहर को वो कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत हालत खराब है, अस्पतालों में ICU फुल है, जनरल बेड मिल नहीं पा रहे हैं। इंदौर की बात छोड़िए, इंदौर में बाहर के इतने पेशेंट्स आ रहे हैं। 2 दिन पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के सामने बताया कि इंदौर के अस्पतालों में एडमिट 66% पेशेंट्स बाहर के हैं और उसके बाद इंदौर में जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, जगह नहीं मिल पा रही। रोज 1-2 फोन आपके और हमारे पास आ रहे हैं कि हमें कृपया करके अस्पतालों में एडमिट करा दीजिए। तो मेरा मानना है कि शहर के जनप्रतिनिधियों का लापरवाह रवैया इसके लिए जिम्मेदार है। जनता से मैं बार बार अपील करता हूं कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, बिना मास्क के शहर में मत निकलिए, ग्लव्स का उपयोग करिए, सैनिटाइजर साथ रखिए, हाथों को बार बार धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। हम सुरक्षित रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस शहर के राजनेताओं के भरोसे मत रहिए, क्योंकि इन्हें तो शहर के उन लोगों की चिंता है जिनकी दुकानों पे लोग पहुंच ही नहीं रहे। दुकानें तो खुलवा दी उन्होंने, लेकिन वहां दुकानदार जहाज कितने पहुंच रहे हैं ये भी तो देखिए। बिल्कुल सही कहा, यहाँ राजनेताओं के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं। क्या जरूरी है कि हम 56 दुकान पर जाकर खाना खाएं? क्या जरूरी है? अरे मैंने आज अखबार में पढ़ा कि गुना के एक शख्स अपने परिवार को लेकर इंदौर सिर्फ इसलिए आए कि पिछले 4 महीने से उन्होंने आउटिंग नहीं की थी, होटल में खाना नहीं खाया था, तो गुना से इंदौर अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके केवल होटल में खाना खाना है। तो ये स्थिति है। हम भी समझने को तैयार नहीं है, हमारे नुमाइंदे भी समझने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये शहर कहाँ जाएगा उसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहना है, भयावह स्थिति है। शहर किस ओर जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये हमने इस कॉलम से अतिरिक्त मुद्दा इसलिए लिया कि एक जीवंत मुद्दा है, ये आपकी समस्याओं से जुड़ा मुद्दा, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। अगर हम सब लोग इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात नहीं कि हम में से और भी लोग संक्रमित होंगे और शहर एक अलग दिशा की ओर चला जाएगा। बहरहाल
सुनील जोशी और अरविंद तिवारी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।